असंभव शब्द का सैन्य इतिहास में कोई बड़ा स्थान नहीं है। 1975 की पहली अक्टूबर को इजराइल रक्षा बलों ने उस शब्द को इतिहास से मिटा दिया। इजराइल की धरती से 2300 किलोमीटर दूर अफ्रीकी महाद्वीप के ट्यूनीशिया के तट पर स्थित एक छोटा सा इमारत समूह था। यही उनका लक्ष्य था। ये दूरी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लीबिया और मिस्र की आधुनिक शक्तिशाली रडार प्रणालियां, अमेरिकी नौसेना की भूमध्य सागर में सक्रिय उपस्थिति, इन सबको पार करते हुए दुश्मन देशों के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना आसमान में सोच समझकर एक गुप्त हमला करना था। ऑपरेशन वुडन ने इजराइल वायुसेना के इतिहास का सबसे साहसी और उससे भी बढ़कर सबसे खतरनाक मिशन। कहानी शुरू होती है भूमध्य सागर के द्वीप राष्ट्र साइप्रस के एक शांत समुद्र तट से। यहूदी धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र दिन यौम किप्पुर के दिन जब 3 इजरायली पर्यटक अपनी यॉट पर आराम कर रहे थे, तब फिलिस्तीनी मुक्ति सेनानियों ने उन पर बेरहमी से हमला कर उनकी हत्या कर दी। इस क्रूर हत्या ने इजराइल को झकझोर कर रख दिया। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने पता लगाया कि इस हमले के पीछे फिलिस्तीनी लिबरेशन फोर्स यानी पीएलओ की एलीट यूनिट फोर्स 17 का हाथ था। इस भयानक घटना के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री शिमोन पेरेज ने आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई और अपने रक्षा मंत्रालय से सिर्फ एक ही बात कही, वे जहां भी हों, हमें उन्हें ढूंढ निकालना है। इन हत्यारों को दुनिया के किसी भी कोने में जाकर ढूंढकर खत्म करना है, यही उनका आदेश था। लेकिन समस्या जटिल थी। 1982 के लेबनान युद्ध के बाद यासिर अराफात और उनके अनुयायी लेबनान छोड़कर उत्तर अफ्रीका के एक देश ट्यूनीशिया में शरण ले चुके थे। उन्हें विश्वास था कि ट्यूनीशिया एक सुरक्षित शरणस्थली है, क्योंकि उन्हें लगा कि इजराइल से इतनी दूर आकर कोई भी उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस दूरी से मिली सुरक्षा में पीएलओ ने एक बार फिर यहूदी समुदाय के खिलाफ अपनी गतिविधियां तेज कर दी। लेकिन अराफत और उनके साथियों का वो विश्वास गलत साबित होने वाला था। ये दिखाने वाला दिन करीब आ रहा था। प्रधानमंत्री पेरेस के आदेश पर ट्यूनीशिया में पीएलओ के ठिकानों पर जोरदार हमला करने का ही रक्षा मंत्रालय ने फैसला किया था। इस मिशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी उन्होंने इजरायली वायुसेना को सौंपी। दुश्मन के बारे में सटीक खुफिया जानकारी उपलब्ध होते ही स्ट्राइक मिशन के लिए टास्क फोर्स तैयार हो गई। इसके लिए सेना ने 10 F-15 ईगल विमानों का चयन किया था। इनमें से 8 को डीप पेनिट्रेशन बॉम्बिंग के लिए और 2 को बैकअप के लिए निर्धारित किया गया था। लेकिन यहाँ तकनीकी रूप से 2 बड़ी समस्याएं थीं। अमेरिकी निर्मित F-15 विमानों के टैंकों में ट्यूनीशिया तक जाकर वापस लौटने के लिए जरूरी ईंधन नहीं था। इसका समाधान निकालने के लिए इजराइल ने अपने बोइंग 707 विमानों को उड़ने वाले ईंधन टैंकरों में बदल दिया। लेकिन इन टैंकरों को मेडिटेरेनियन सागर के ऊपर रडार की पकड़ में आए बिना ईंधन कैसे भरना है, यही मिशन प्लानर्स की चिंता थी। फिर भी ज्यादा देर नहीं लगी और उन्होंने इसका भी एक हल ढूंढ लिया। इजराइल को अपने दुश्मन मिस्र और लीबिया के आधुनिक रडारों को चकमा देना था। इसके लिए टास्क फोर्स के विमानों को नागरिक विमानों के रास्ते का अनुसरण करने का निर्देश दिया गया था। इस तरह वे अपने होम बेस के साथ कोई भी रेडियो संदेश साझा नहीं करेंगे। पायलटों को आपस में बात करने की भी अनुमति नहीं थी। एक बेहद कड़ी चुप्पी। संक्षेप में वे पूरी तरह से रेडियो साइलेंस में ट्यूनीशिया की ओर उड़ रहे थे। समय सुबह के 7 बजे। इजराइल का तेल नौफर एयरबेस मिशन दल ब्रीफिंग के बाद रवाना होने के लिए तैयार था। कुछ ही मिनटों में उन्हें टेक ऑफ का आदेश मिल गया। कुछ ही पलों में अपने इंजनों से आग उगलते हुए और गर्जना करते हुए ये स्टील के पक्षी एक के बाद एक आसमान में उड़ चले। हर विमान में 2-2 पायलट थे। उनमें से एक विमान उड़ाता था जबकि दूसरा हथियारों को नियंत्रित करता था। हर विमान में GBU-15 नामक अत्यंत घातक लेजर गाइडेड बम लगाए गए थे। समुद्र के ऊपर ईंधन भरते समय उन्हें पता था कि ये यात्रा या तो जीवन की ओर है या मौत की ओर। फिर भी दुश्मन को हराने के अलावा उन योद्धाओं के मन में कोई और विचार नहीं था। मध्य समुद्र के ऊपर बहने वाली हवा भी अब शांत थी। वे मेडिटेरेनियन समुद्र की लहरों के ठीक ऊपर उड़ रहे थे और दुश्मन के रडार की हाई पावर तरंगों के नीचे लगभग 3 घंटे लंबी वो हवाई यात्रा थी। आखिरकार ट्यूनीशिया का तट दिखाई दिया। इजरायली पायलटों का खून उबाल मार रहा था। उनका लक्ष्य बहुत करीब था, ट्यूनीशिया का हमाम अल शाद समुद्र तट।
एक शांतिपूर्ण माहौल था। अचानक आसमान में विमानों की आवाज गूंज उठी। समुद्र तट पर घूमने और आराम करने आए लोग नीचे से देख रहे थे कि 8 लड़ाकू विमान बहुत नीचे उड़ रहे हैं। समय ठीक 11:30 था। पायलटों ने अपने टारगेट लॉक कर लिए। पहला बम विमान से अलग हो गया। इसके बाद लगातार बमबारी शुरू हो गई है। अगले 6 मिनटों में वो इलाका एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया। भारी विस्फोट हुए, धुएं के गुबार उठ जाएंगे। समुद्र के सामने स्थित पीएलओ का मुख्यालय पूरी तरह से तबाह हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे। हमाम अल शात का पूरा आसमान काले धुएं से ढक गया। पीएलओ कम्युनिकेशन सेंटर, फोर्स 17 का मुख्यालय, प्रशिक्षण केंद्र, सब कुछ ही मिनटों में राख हो गए। यासिर अराफात का उस दिन बच जाना वाकई चमत्कारी था। एक मीटिंग के लिए गए हुए वे थोड़ी देर से लौटे और वही पल इतिहास बदल गया। लेकिन वहां लगभग 75 लोग मारे गए। इतना सब कुछ होने के बावजूद ट्यूनीशियाई वायु रक्षा तंत्र बिल्कुल भी सक्रिय नहीं हुआ, क्योंकि वे उस समय वहां क्या हुआ था इसी उलझन में थे। कुछ ही पलों में अपना मिशन पूरा कर इजरायली विमान अपने होम बेस की ओर लौट गए। लेकिन वापसी की ये यात्रा भी एक चुनौती थी। ईंधन कम था। दुनिया भर के देशों का विरोध उन्हें आसमान में ही पता चल गया था। मिस्र की वायुसेना और लीबिया की वायुसेना ने भी ये जानकारी पाकर हमला करने की तैयारी कर ली थी। लेकिन बिना किसी नुकसान के सभी 8 विमान सुरक्षित रूप से इजराइल लौट आए। ऑपरेशन वुडन लेग सफल रहा। इस ऑपरेशन ने इजराइल को रणनीतिक रूप से एक बड़ी उपलब्धि दिलाई। ये संदेश था कि चाहे उनका दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में हो, मोसाद और इजरायली वायुसेना वहां पहुंच जाएगी। वुडन लेग सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये एक स्पष्ट चेतावनी थी। इतिहास किसे सही ठहराता है, ये आज भी बहस का विषय है। लेकिन जब वैश्विक सैन्य अभियानों की सटीकता और वीरता की जांच की जाती है, तो ऑपरेशन वुडन लेग जैसा ये हवाई अभियान बेजोड़ है। इसी वजह से शानदार हवाई युद्धों के इतिहास में ये इजरायली मिशन हमेशा एक अविस्मरणीय अध्याय के रूप में बना रहेगा।